हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हम विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का टॉपिक देख रहे थे और इस टॉपिक में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने आईसीटी के उपकरणों के बारे में देखा था कि शिक्षा में आईसीटी के में किन उपकरणों का यूज़ किया जाता है, इन किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि उन उपकरणों को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। पहले तो हमने ये देखा था कि किन किन उपकरणों को यूज़ किया जाता है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा था कि किन किन उपकरणों को यूज़ किया जाता है। आज हम देखेंगे कि उनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज़ दैट डिवाइसेस। तो आज का हमारा पहला आज के टॉपिक में हमें इन सारे पॉइंट्स को देखना है। डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन, इसका अर्थ। दूसरा है शिक्षा में उपयोग के लिए डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन, रेडियो तथा टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेब रेडियो, वेब 2.0 2.0 जिसे बोलते हैं, ई बुक, चैट रूम्स, ई कॉन्फ्रेंस, सर्च इंजन। और थर्ड है मोबाइल का अर्थ और शिक्षा में मोबाइल का उपयोग। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबा भी लेक्चर नहीं है आज। इसके बाद हम एक या दो लेक्चर्स में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। आईसीटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद चाहे लेक्चर थोड़ा लेंथी भी हो जाए, मैं एक ही लेक्चर में पूरा आईसीटी ख़त्म कर दूँ अगले एक लेक्चर में। तो बाकी इसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना लंबा लेक्चर रहता है टॉपिक के बाद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी आपका एरिया छूटना नहीं चाहिए जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो। तो फिर शुरू करते हैं। डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन, कोई भी शिक्षण अधिगम गतिविधि जिसमें निर्देश देने के लिए तथा अधिगम को सुगम बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है, वह डिजिटल शिक्षण अधिगम तथा डिजिटल अधिगम कहलाती है, यानी कि डिजिटल लर्निंग कहलाती है। इसलिए डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन ऐसे कोई भी डिजिटल उपकरण हैं जो शिक्षकों तथा छात्रों को सीखने में सहायता करते हैं। आगे है डिजिटल यंत्र एवं उपकरण जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं। उनमें शामिल है ई बुक्स, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स या डिजिटल बुक्स, एक ही बात है। ई बुक्स को ही डिजिटल बुक्स कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक बुक कहा जाता है। कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, रेडियो, आईपॉड्स, टैबलेट, कैमरा, डिस्कशन फोरम्स, ब्लॉग्स, ई कंटेंट, ई लर्निंग, एम लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ईमेल, चैट, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग, पॉडकास्ट, जिसका हमने पिछले लेक्चर में बात भी की थी पॉडकास्ट के बारे में, सिमुलेशन, सेकंड लाइफ, वर्चुअल रियलिटी, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, वेबिनार, टेलीकॉन्फ्रेंसेस, ई कॉमर्स, रेडियो इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन और यूट्यूब, विकीपीडिया और व्हाट्सएप। विकीपीडिया के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। आज भी थोड़ा सा हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन वे शिक्षण अधिगम संसाधन हैं जिनकी प्रकृति डिजिटल है, यानी कि सीधे शब्दों में जो ऑनलाइन वर्चुअल रूप में देखे जा सकते हैं, जिनको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। शिक्षा में उपयोग के लिए डिजिटल शिक्षण अधिगम संसाधन, रेडियो तथा टेलीविज़न, पहला टॉपिक हमारा। तकनीकी के उद्भव के साथ विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का उपयोग छात्रों के लिए अधिगम लर्निंग को कहते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। अधिक अर्थपूर्ण तथा प्रभावी तरीके से सुगम बनाने के लिए किया जाने लगा है। उपलब्ध तकनीकियों में से सबसे आम तथा सस्ता माध्यम है रेडियो प्रसारण एनालॉग तकनीकी के साथ प्रारंभ हुआ था। जैसे एनालॉग फॉर्म में इसका प्रसारण किया जाता था, लेकिन अब डिजिटल फॉर्म में भी इसका प्रसारण किया जाने लगा है। साथ ये एनालॉग माध्यमों द्वारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर कार्य करता रहा। एनालॉग रेडियो प्राकृतिक आवाज़ प्रसारित करते हैं। डिजिटल तकनीक के आ जाने से अब डिजिटल रेडियो उपलब्ध हैं। वे डिजिटल मोड में कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गणितीय व्यवस्था का उपयोग करते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व आवाज़ के प्रसारण के लिए 1 तथा 0 के बाइनरी संख्याओं द्वारा किया जाता है, जो डिजिटल हो जाती हैं। रेडियो एक व्यापक संचार माध्यम है, अर्थात यह किसी संदेश को एक ही समय में लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। जब रेडियो का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए किया जाता है तो हम इसे शैक्षिक रेडियो कहते हैं। अब शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण रेडियो के माध्यम से किया जाता है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्र इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। शैक्षिक रेडियो कार्यक्रमों के द्वारा संवाद प्रारंभ में एक तरफा होता था, जिसका अर्थ है कि विषय विशेषज्ञ द्वारा विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्र उसे केवल सुनते हैं। बात के समय में विषय विशेषज्ञ तथा छात्रों के बीच दो तरफा संवाद होता है। यह संवादात्मक या इंटरेक्टिव रेडियो अनुदेश या संवादात्मक रेडियो परामर्श कहलाता है, जिसमें आप विशेषज्ञों को, स्पेशलिस्ट को सुन भी सकते हैं और उनसे क्यूरीज भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं और उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं उस पर।
आज रेडियो कार्यक्रम इंटरनेट के माध्यम से भी उपलब्ध है। इस प्रकार के वेबकास्टिंग कार्यक्रमों को वेब रेडियो कहा जाता है। अगला है हमारा टेलीविज़न। इसके बारे में भी आप सब लोग परिचित होंगे। रेडियो की सीमाओं में एक ये है कि यह केवल आवाज़ का प्रसारण करता है, दृश्यों का नहीं। टेलीविज़न के माध्यम से दृश्य और आवाज़ दोनों एक साथ प्रसारित किए जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। इसलिए दर्शकों को घटनाओं का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। ये पूरा टॉपिक आपका अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। जो जितना टेक्नोलॉजी को लेकर अवेयर होगा, ये उतना ही अच्छी तरीके से वो कैंडिडेट अपने पेपर को इस पोर्शन में सॉल्व कर पाएगा। जितना भी ज़्यादा अवेयर होगा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, भले ही आपने इस नोट से पढ़ भी रखा हो, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी को के यूज टू नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करते, ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग के तरफ जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनको इस पेपर में परेशानी ज़रूर आएगी। चाहे आप कितना भी नोट्स से रिवाइज कर लें, कितना भी रट कर चले जाएं, ये आपका टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल बेस्ड है। जिसने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया होगा वो अच्छे तरीके से पेपर को हल कर पाएगा। रेडियो की तरह पहले टेलीविज़न प्रसारण एनालॉग मोड के माध्यम से किया जाता था। इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपने आप को टाइम के हिसाब से अपडेट भी करते रहना चाहिए। जैसे पहले फाइल्स का दौर था, रिटन फॉर्म में सब चीज़ें सेव करी जाती थी हाथ से, हैंड रिटन फॉर्म में। तो हल्के हल्के कंप्यूटर की तरफ हमारा सारा समाज आगे बढ़ा है, कंप्यूटर की तरफ, डिजिटल की तरफ। तो आपने देखा होगा बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लोग संविदा पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपनी जगह यंग लड़कों को हायर करते हैं 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में। आपने बहुत से विभागों में देखा होगा जहाँ पर 10-10, 12 हज़ार रुपये में लड़के हायर किए जाते हैं जो कंप्यूटर जानते हैं। यहाँ ऑफिसर रैंक के जो सेवा में हैं, जो ऑफिसर रैंक्स पर हैं पुराने, जिनको 20-25 साल से जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो कंप्यूटर से बिल्कुल अवेयर नहीं है। उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं किया, तो इसलिए वो पीछे रह गए। तो इससे बहुत दिक्कत आती है। इसलिए आपको यूज टू भी होना चाहिए टेक्नोलॉजी को। जैसे जैसे समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस दिशा में अपने आप को अपडेट भी, मॉडिफाई भी करते रहना चाहिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अब टेलीविज़न प्रसारण को डिजिटल मोड के उपयोग के द्वारा किया जा रहा है। रेडियो की तरह टेलीविज़न का भी उपयोग सीधे अधिगम अध्यायों, पूरक अधिगम पाठों के प्रसारण तथा परामर्श कक्षाओं के लिए किया जा सकता है। परंतु टेलीविज़न कार्यक्रमों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्रों को प्रस्तुत किए गए दृश्यों को देखने के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सबसे सामान्य तौर पर उपयोग होने वाला एक डिजिटल उपकरण है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के कई उपयोग हैं, जैसे कि डिजिटल दस्तावेज तैयार करना, इंटरनेट तक पहुंच, छात्रों तथा शिक्षकों के बीच संवाद, आंकड़े श्रेणीबद्ध करना आदि। कंप्यूटर का अर्थ: कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो उपयोगकर्ता से अपरिष्कृत आंकड़े स्वीकार करता है। इन आंकड़ों को निर्देशों को के एक समुच्चय के नियंत्रण के अंतर्गत, जिसे प्रोग्राम कहते हैं, परिष्कृत करता है, परिणाम आउटपुट देता है तथा परिणाम को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित या स्टोर रखता है। इस प्रकार कंप्यूटर आंकड़े स्वीकार करता है, इसे परिष्कृत करता है यानी कि प्रोसेस करता है, तथा परिणाम देता है और आउटपुट देता है, आउटपुट की फॉर्म में। फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर के प्रोसेस हैं। पिछले लेक्चर्स में भी हमने इन सारे टॉपिक्स को देखा था, लेकिन सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखा था कि क्या क्या उपकरण इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में यूज़ किए जाते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये आज के हम लेक्चर में देख रहे हैं। अगला है, कंप्यूटर के मुख्यतः 4 अंग होते हैं, 4 अंग अवयव होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में। स्पेशली जैसे इनपुट यंत्र, जैसे इनपुट कंपोनेंट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण स्टोरेज यंत्र, तथा आउटपुट जिससे हम आउटपुट लेते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर या फिर मॉनिटर, जिस पर हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट यंत्र जो हार्डवेयर अवयव का अंग होता है, उसका उपयोग आंकड़ों निर्देशों को कंप्यूटर में डालने के लिए होता है। जो हार्डवेयर अंग आंकड़ों के आउटपुट या सूचनाएं प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, वे आउटपुट यंत्र कहलाते हैं। वो यंत्र जिसका उपयोग आंकड़ों को एकत्र करने के लिए किया जाता है, स्टोरेज या भंडारण यंत्र कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू वह इकाई है जो कंप्यूटर के भीतर अधिकांश प्रसंस्करण कार्यों का संपादन करता है। सीपीयू में नियंत्रण इकाई जिसे कंट्रोल यूनिट या सीयू तथा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू कहते हैं, वो भी होती सीपीयू के अंदर इंक्लूड रहती है। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट किसी कंप्यूटर को दुनिया के किसी भी दूसरे कंप्यूटर से समर्पित राउटर तथा सर्वर के द्वारा जोड़ने का माध्यम है। जब 2 कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा जुड़ते हैं तो वे सभी प्रकार की सूचना भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वॉइस, वीडियो तथा कंप्यूटर कार्यक्रम। अतः इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विकेंद्रीकृत वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब दस्तावेजों का एक संग्रह है जिस तक आप इंटरनेट तथा वेब सर्चिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर पहुंच सकते हैं।
वेब रेडियो। वेब रेडियो, जब रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो इसे वेब रेडियो कहते हैं। आमतौर पर रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण सैटेलाइट का उपयोग कर किया जाता है तथा कार्यक्रम की पहुंच एक विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति तक सीमित होती है। जहां तक सैटेलाइट की रेंज होगी वहां तक ही उस कार्यक्रम की पहुंच होगी, रेडियो प्रसारण कार्यक्रम की, जबकि वेब रेडियो कार्यक्रम दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। वेब रेडियो सामान्य रेडियो कार्यक्रम की तरह होता है, लेकिन वेब रेडियो के प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से होता है। जब सामान्य रेडियो कार्यक्रम साथ साथ इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाता है तो इसे वेब रेडियो कार्यक्रम कहा जाता है। वेब रेडियो में छात्र के पास विशेषज्ञ के साथ माइक्रोफोन तथा टेक्स्ट संदेश के माध्यम से संवाद का अवसर होता है। इन सुविधाओं ने वेब रेडियो को और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। अगला है वेब 2.0। पारंपरिक कक्षाओं में शिक्षक कक्षा कक्ष अनुदेश देने के दौरान एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जबकि छात्र अक्रिय श्रोता होते हैं, इनएक्टिव लिसनर होते हैं। सिर्फ बच्चे क्या होते हैं उसमें, इनएक्टिव लिसनर। लेकिन रचनावादी कक्षा कक्ष में छात्र विभिन्न अधिगम गतिविधियों में शामिल होते हैं और स्वयं ज्ञान के निर्माण के लिए सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करते हैं। इसलिए छात्र पारंपरिक कक्षा कक्ष की तुलना में ज्ञान के सर्जक होते हैं, ना कि उसे प्राप्त करने वाले। पूर्व अधिगम अनुभव बच्चों को ज्ञान के निर्माण में सहायता करते हैं। अब अधिगम अनुभवों को नवीनतम वेब 2.0 का उपयोग कर भी उपलब्ध कराया जा सकता है, जो बच्चों को सूचना तैयार करने, उन्हें जोड़ने तथा साझा करने में सहायता करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा बच्चे न केवल नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बल्कि नए ज्ञान का निर्माण भी कर सकते हैं। वेब 4.0 तकनीक में मुख्य रूप से केवल पढ़ने वाली सामग्री शामिल है। सॉरी, ये 1.0 है, ये गलती से 4.0 हो गया। 1.0 तकनीक में मुख्य रूप से केवल पढ़ने वाली सामग्री शामिल होती है, जबकि 2.0 तकनीक कई प्रकार के माध्यमों से सूचना के निर्माण तथा साझा करने की अनुमति देता है। नवीनतम वेब 3.0 ये लेटेस्ट है। 3.0 तकनीक की प्रकृति लाइव है, जहां एक व्यक्ति आभासी स्थान के द्वारा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। डेविस के अनुसार, डेविस ने 2010 में ये विचारा कि इन्होंने वेब 2.0 की एक परिभाषा दी थी, जिस वो कहते हैं कि वेब 2.0 एक सामाजिक दर्शन है जिसका लक्ष्य पदार्थ के ऊपर व्यक्तिगत नियंत्रण को समाप्त करना तथा अधिक संख्या में प्रतिभागिता सुनिश्चित करना है। यह शिक्षार्थियों को अधिगम गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की आज़ादी देता है। मिलर इसकी व्याख्या किस तरह करते हैं, इन्होंने 2010 में परिभाषा दी थी। वेब 2.0 क्रमिक विकास तथा क्रांति की एक समान पुनर्समूहीकरण है, जिसे ऐसे मानकों का लाभ मिला जो अस्तित्व में है, जैसे कि HTML, CSS जिसे कास्केडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है, तथा XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज व वेब ब्राउज़र। ये इस तरह अस्तित्व में है। इन्होंने इस तरह इसके उदाहरण दिए हैं। अब रिचर्ड मैकमैन्स के अनुसार वेब 2.0 सामाजिक तथा खुला हुआ है। यह आंकड़ों का नियंत्रण छोड़ देता है तथा वैश्विक को स्थानीयों के साथ जोड़ता है। यह विषय वस्तु को खोजने तथा उस तक पहुंचने के लिए नए तरीकों का उपयोग करता है। यह शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए मीडिया, राजनीति तथा समुदायों व अन्य हर एक के लिए तैयार मंच है। इसलिए 2.0 तकनीकी उपयोगकर्ताओं को विषय वस्तु तैयार करने, प्रकाशित करने तथा इसे दूसरों के साथ साझा करने में सहायता करता है। वेब 2.0 तकनीकी विभिन्न सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी कार्य करता है। वेब 2.0 तकनीकी में टेक्नोलॉजी में शामिल है ब्लॉग्स, विकीज, सोशल मीडिया, सोशल बुकमार्किंग, पॉडकास्ट या वॉडकास्ट, RSS फीड्स तथा टैगिंग। ये हम एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लॉग्स क्या होते हैं, विकीज क्या होती है, विकी वैसे तो आपको पता ही होगा, विकीपीडिया वगैरह को कहते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे। पहला है ब्लॉग्स व्यक्तिगत वेबसाइट है जहां विषय वस्तु को एक डायरी या जर्नल की तरह व्यवस्थित किया जाता है। ब्लॉग पर पोस्ट की गई विषय वस्तु तारीख के क्रम में उपस्थित होती है तथा लोग इस विषय वस्तु तक पहुंच सकते हैं। शिक्षक अधिगम संबंधी विषय वस्तु तैयार कर इन्हें छात्रों की पहुंच के लिए ब्लॉग पर पोस्ट कर सकते हैं। सामग्री जो कि पोस्ट की जाती है ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो तथा मल्टीमीडिया हो सकती है, जैसे कि blogger.com है, जिस पर जाकर आप अगर अच्छी किसी टॉपिक के बारे में, किसी फील्ड में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप अपने ब्लॉग्स भी आर्टिकल लिख सकते हैं। ये blogger.com पर जाकर आप अपनी आईडी गूगल के थ्रू भी बन जाती है। गूगल का ही एक पेरेंट कंपनी है, एक पार्ट है गूगल का ही blogger.com। इस पर जाके आप, यहाँ तक कि इसमें पैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं अगर एक निश्चित उस पर व्यूज़ वगैरह आते हैं। इसका कोई ऐसा ही यूट्यूब की तरह ही कुछ इसका सिस्टम होता है जो कि आपको अर्निंग का भी एक सोर्स बन जाता है। अगर आप अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, आपके पर अच्छी व्यूज़ आते हैं, तो आप इस blogger.com पर जाकर लिख सकते हैं। विकी
मुक्त गतिशील वेबसाइटें हैं जहां सहयोगपूर्ण रूप से तैयार ज्ञान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध है। यानी कि आप इसमें कुछ भी, विकिपीडिया पे आपने देखा होगा बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए आप विकिपीडिया यूज़ करते होंगे इंटरनेट पर। इसमें आप संशोधन भी अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि डाटा गलत दिया हुआ है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल की जीमेल की ज़रूरत होती है। विकी वेब पेजेस हैं जिनमें विभिन्न विषयों पर सूचना होती है। आप उन सामग्रियों का उपयोग अपने शिक्षण अधिगम सत्रों में कर सकते हैं। विकिपीडिया एक सामान्य विकी है। विकिपीडिया में आप जिस विषय पर सूचना चाहें उससे के लिए ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार से आप विकिपीडिया पर उपलब्ध विषय वस्तु का संपादन भी कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अधिगम उपकरणों में से एक है। यह व्यक्ति को सोशल नेटवर्क के द्वारा सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सहायता करते हैं। सोशल मीडिया लोगों के बीच सोशल नेटवर्क या सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए जिनकी रुचियां, गतिविधियां, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन के संबंध साझा हों। कुछ बेहद लोकप्रिय सोशल मीडिया वेबसाइट हैं फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, माईस्पेस आदि। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसके लिए ज़्यादा मैंने इसमें डिटेल में चर्चा नहीं की, थोड़ा सा ही टॉपिक का ओवरव्यू दिया है आप लोगों को। अब पॉडकास्ट तथा वीडियोकास्ट छोटी डिजिटल ऑडियो तथा वीडियो फाइल है जिनमें अर्थपूर्ण अधिगम विषय वस्तु होती है। उन्हें क्रमशः छोटी डिजिटल ऑडियो को क्या कहते हैं, पॉडकास्ट कहते हैं, और वीडियो फाइल वीडियोकास्ट कहलाती हैं। ऐसी सामग्रियों को तैयार तथा वितरित करने की प्रक्रिया को पॉडकास्टिंग तथा वीडियोकास्टिंग के रूप में जाना जाता है। जब इनको प्रोसेस किया जाता है तो इन्हें पॉडकास्टिंग कहा जाता है तथा वीडियो फाइलों को जब प्रोसेस किया जाता है तो इन्हें वीडियोकास्टिंग कहा जाता है। उपयोगकर्ता किसी भी डिजिटल उपकरण, मोबाइल या कंप्यूटर या किसी अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निःशुल्क या मूल्य सहित का उपयोग पॉडकास्ट तथा वीडियोकास्ट विकसित करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद उसे छात्रों के उपयोग के लिए इंटरनेट पर पोस्ट किया जा सकता है। सोशल बुकमार्किंग व्यक्तियों को वेब पर उपलब्ध अन्य प्रकार दस्तावेजों के बुकमार्क या उन्हें चिन्हित करने, आप अच्छी तरह जानते होंगे। जैसे कि आप गूगल पर, क्रोम पर अगर आप कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ सर्च करते हैं कोई सी भी साइट, और उसे आपको भविष्य में भी यूज़ करना है, तो आप ऊपर के जो उसका एड्रेस बार होता है वहाँ पर राइट हैंड साइड एक स्टार का सिंबल बना हुआ आता है जिसको आप टिक कर सकते हैं। वो येलो कलर का हो जाता है, तो इस तरह साइट बुकमार्क हो जाती है, चिन्हित हो जाती है, ताकि आप उसको डायरेक्ट आप गूगल के होम पेज से ही उसको ओपन कर सकते हैं। सहायता करता है। बुक मार्किंग छात्रों तथा शिक्षकों को बाद में सामग्री तक पहुंचने में सहायता करती है। शिक्षक छात्रों द्वारा उपयोग के लिए सामग्रियों को बुकमार्क करते हैं तथा वे सामग्रियों को उनके साथ साझा करते हैं। अगला है रिच साइट समरी, आरएसएस ऑप्शन में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो कहीं ऑप्शन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ दिया हो तो उस पर टिक करके मत आ जाना। इसकी फुल फॉर्म होती है रिच साइट समरी। एक अन्य प्रकार का वेब 2.0 उपकरण है आरएसएस फीड्स, इसे आरएसएस फीड्स भी बोलते हैं। रिच साइट समरी एक ऐसा उपकरण है जो वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी उपलब्ध होने की अद्यतन अपडेटेड सूचना उपलब्ध कराता है। आरएसएस फीड्स का उपयोग करने के लिए आपको किसी आरएसएस फीडर का उपयोग करना होगा। आरएसएस फीडर में वेबसाइट के पते को संरक्षित किया जा सकता है तथा जब भी आप कोई नई एंट्री करते हैं तो उस विशेष वेबसाइट के बारे में संदेश आरएसएस फीडर पर दिखाया जाता है। ये शिक्षकों तथा छात्रों को अपने विषय तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में ज्ञान को अद्यतन अपडेट करने में सहायता करता है। अगला है हमारा ई बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ई बुक्स मुद्रित किताबों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। मुद्रित पुस्तकों का एक ऑनलाइन संस्करण जिस तक इंटरनेट तक द्वारा पहुंचा जा सकता है। सामान्यतः पूरी पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को ही ई बुक के रूप में जाना जाता है। ई बुक इसे एक कंप्यूटर, पीसी, मैक, लैपटॉप, पीडीए तथा अन्य किसी प्रकार के कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तथा स्क्रीन पर पढ़ा जाता है। जिस तरह आप इसको वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इसी तरह इसके जैसे पीडीएफ आप पढ़ते हैं तो एक तरह की ई बुक का ही उदाहरण है। ई बुक का ही एक छोटा सा उदाहरण है। ई बुक विभिन्न प्रकार में हो सकते हैं, जैसे पीडीएफ, ईएक्सी फॉर्मेट आपको पता होगा, बहुत से जो कंप्यूटर यूज़ करते होंगे ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती हैं ईएक्स फॉर्मेट में ही होती हैं, विंडोज़ एप्लीकेशन द्वारा संग्रहित एचटीएमएल पेजेस या पीडीए आदि मुद्रित पुस्तकों की ही तरह ई बुक्स में भी विषय सूची, पृष्ठ संख्या, चित्र, ग्राफिक्स, चित्रण, हाइपरलिंक्स तथा अन्य संलग्नक होते हैं। यहाँ तक कि वीडियो तथा एनिमेशन भी ई बुक्स में शामिल हो सकते हैं। ई बुक्स कैसे विकसित किए जाते हैं? किसी भी ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जिसका उपयोग टेक्स्ट या दस्तावेज विकसित करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ओपन ऑफिस या एडोब पेज मेकर या वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर आदि का उपयोग किया जा सकता है ई बुक्स बनाने के लिए। एक बार अपने टेक्स्ट
आपने टैक्स डाल दिया तो उसे सुरक्षित किया जा सकता है, और सुरक्षित की गई पुस्तक एक ई बुक है। ई बुक्स के निम्नलिखित लाभ हैं। ई बुक्स की विषय वस्तु कभी भी अद्यतन की जा सकती है, यानी कि आप कभी भी उस बुक को अपडेट किया जा सकता है, एडिटिंग उसमें की जा सकती है। इसे अद्यतन करने में होने वाला खर्च मुद्रित पुस्तक के अद्यतन किए जाने की तुलना में कम होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई बुक परचेज फिजिकली कोई बुक परचेज करते हैं किसी भी बुक सेलर के यहाँ से, तो अगर वो पुराना एडिशन है तो उस पब्लिशर को नया एडिशन छापना पड़ता है। जैसे 2015 का है, अब उसे आपको 2021 का चाहिए तो उसे नया पूरा एडिशन छापना पड़ेगा। अगर वो 600 रुपये की बुक है तो वो फिर 650 रुपये की या इतने में ही मिलेगी दोबारा। उनको पूरा खर्चा आता है, उनको पूरी लागत निकालनी होती है। लेकिन वहीं ई बुक्स में आप दोबारा ही उस बुक को डिलीट करते हैं और अपने उनके सर्वर पर बुक सेव रहती है, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं जहाँ करना होती है। भले ही उन्हें एक लाइन की एडिटिंग करना हो तो भी दोबारा बुक अपलोड कर दी जाती है। और इधर आप फिजिकली कोई बुक परचेज करेंगे तो उन्हें चाहे एक लाइन का भी अपडेट करना है तो उन्हें बुक दोबारा ही पूरी पब्लिश करनी पड़ेगी, प्रिंट करनी पड़ती है। तो इसलिए इसमें होने वाला खर्चा कम होता है। ई बुक्स में लिखित सामग्री, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन आदि हो सकते हैं। ई बुक्स की प्रकृति संवादात्मक भी हो सकती है। ई बुक्स को खरीदना आसान होता है तथा इसे इंटरनेट पर डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथा मुद्रित पुस्तकों की तरह इसमें पैक करने तथा भेजे जाने का खर्च शामिल नहीं होता। ई पुस्तक तुरंत ही सौंपे जा सकते हैं तथा इन्हें कभी भी खरीदा जा सकता है। ई बुक्स तक कहीं से भी पहुंचा जा सकता है। ई बुक्स के भंडारण में मुद्रित पुस्तकों की तुलना में बहुत ही कम स्थान लगता है। ई बुक्स तैयार करना आसान है तथा इसके लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं होती। अब ई बुक्स की हानियाँ देख लेते हैं। ई बुक्स पढ़ने में सुविधाजनक नहीं होते। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत से लोग या आप लोग भी बहुत ज़्यादा देर तक ऑनलाइन किसी PDF को ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है। डिजिटल यंत्रों का उपयोग कर ई बुक्स पढ़ने में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपकी आईसाइट भी वीक कर देता है। इसलिए मोबाइल से ज़्यादा लोग कंफर्टेबल सिस्टम पर पढ़ने पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मुद्रित पुस्तक किताबें सही तरीके से परिबद्ध रूप में आती हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ई बुक्स को मुद्रित कराएं तो मुद्रण मूल्य शामिल होता है तथा यह सही प्रकार से परिबद्ध नहीं भी हो सकता है। ई बुक्स यानी कि सही तरह से उसका फॉर्मेट सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो जो उसकी फॉर्मेटिंग होती है, जो आप फिजिकल फॉर्म में किताब खरीदेंगे उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी तरह हुई भी होती है। लेकिन वहीं आप ई बुक्स को अगर प्रिंट कराएंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग आगे पीछे अलाइनमेंट आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। ई बुक्स डाउनलोड किए जा सकते हैं, मुद्रित किए जा सकते हैं तथा व्यापक स्तर पर वितरित किए जा सकते हैं, तथा ये पायरेसी की समस्या खड़ी करता है, इसलिए पायरेटेड भी हो जाते हैं। उसको कॉपीराइट दूसरा अपना नाम लगाकर भी बेच देता है, इसलिए कॉपीराइट इशू भी उसमें आ जाते हैं। चैट रूम्स, चैट का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से एक या अधिक व्यक्तियों के साथ औपचारिक या अनौपचारिक प्रकार की बातचीत से है। चैट इंटरनेट के माध्यम से एक या अधिक व्यक्तियों के साथ संवाद, अंतःक्रिया या संदेशों के आदान प्रदान का तरीका है। चैट इंटरनेट के द्वारा संवाद का एक प्रकार है जो संदेश के प्रसारण को भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक वास्तविक समय में होना संभव बनाता है, यानी कि रियल टाइम में। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो रियल टाइम मैसेजिंग होती है। अगर कुछ दूसरा ऑनलाइन है तो आप वो रियल टाइम ही मैसेज को पढ़ पाएगा, जैसे ही आपने किया तुरंत ही कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में वो मैसेज उस तक डिलीवर्ड हो जाता है। जब चैट के दौरान संदेश टाइप किया जाता है यह तुरंत ही प्राप्त करने वाले के मॉनिटर पर पहुंच जाता है, अतः हम चैट को त्वरित संदेश या इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं। चैट को चैटिंग, ऑनलाइन चैट या इंटरनेट चैट भी कहा जाता है। आमतौर पर संदेश शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस चैट के द्वारा भेजा जाता है। चैट रूम्स आभासी कमरे हैं, विजुअल रूम्स हैं, जो इंटरनेट द्वारा व्यक्तिगत रूप से या समूह में चैट करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। चैट रूम एक वेबसाइट भी हो सकती है या एक वेबसाइट का हिस्सा भी हो सकती है या एक ऑनलाइन सेवा का हिस्सा हो सकती है, जो व्यक्तियों या समुदायों को समान अभिरुचि के मामलों में वास्तविक समय में संवाद करने की अनुमति देता है। आमतौर पर एक का चैट या एक का समूह से चैट का संचालन चैट रूम में किया जाता है। चैट रूम में के उपयोगकर्ता अपनी पसंद के किसी भी चैट रूम के लिए यूज़र नेम तथा पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर पंजीयन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद वे उन लोगों की सूची देख सकते हैं जो ऑनलाइन है और ये तय कर सकते हैं कि वे किस व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं या किससे संदेश प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा अभी कि जो लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे उनके लिए इस पेपर में कोई भी मुश्किल ज़्यादा नहीं आने वाली है, सिवाय उसके जिसके कि जैसे आपको कुछ यहाँ पर फुल फॉर्म्स एब्रीविएशंस पूछी जा सकती हैं, देकर फुल फॉर्म आपको बतानी होंगी। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होती, जैसे अभी पिछले स्लाइड्स पर था एसएमएस की फुल फॉर्म, एसएमएस का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, इस तरह की आपको फुल फॉर्म्स याद रखनी है। अगला है आपका
हमारा ई कॉन्फ्रेंस, ऐसे कॉन्फ्रेंस जो आभासी वातावरण में आयोजित किए जाते हैं, आभासी वर्चुअल होता है, वर्चुअल ई कॉन्फ्रेंस कहलाते हैं। ई कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस से है, अतः कोई भी कॉन्फ्रेंस जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा संपन्न कराया जाए उसे ई कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ई कॉन्फ्रेंस में लोग अपनी अभिरुचि के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक आभासी स्थान पर उपस्थित होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी स्थान पर मौजूद रहकर एक इंटरनेट से जुड़े डिजिटल यंत्रों जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, आईपैड आदि का उपयोग कर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकता है। ई कॉन्फ्रेंस में लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल सुविधा के माध्यम से देख सकते हैं, फाइलें संलग्न ऑडियो तथा वीडियो फाइल साझा कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, आपस में चर्चा आदि कर सकते हैं। ई कॉन्फ्रेंस को ई मीटिंग, वेब कॉन्फ्रेंस, वेब सेमिनार, वेबिनार आदि के रूप में भी जाना जाता है। अगला है सर्च इंजन। सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर कार्यक्रम या पटकथा है जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, जो दस्तावेजों तथा फाइलों को मूल शब्दों के लिए तलाश करता है तथा उन परिणामों को वापस प्रस्तुत करता है जिसमें किन्हीं फाइलों में वे मूल शब्द मौजूद हों। या सर्च इंजन एक कंप्यूटर कार्यक्रम है जो डाटाबेस तथा इंटरनेट को उन दस्तावेजों के लिए तलाश करता है जिनमें उपयोगकर्ता द्वारा चिन्हित किए गए विशिष्ट शब्द मौजूद हों। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं को तलाशने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर कई प्रकार के सर्च इंजन उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ फेमस जैसे गूगल जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिंग, याहू, ask.com और बायदू। ये बायदू शायद चाइना द्वारा डेवलप किया गया सर्च इंजन है, जो एक सॉफ्टवेयर, उनका बायदू शायद एक किसी उनकी जीपीएस का भी नाम है। हाँ, उनका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे अमेरिका का है, वैसे ही बायदू चाइना का बायदू नाम से है। मोबाइल का अर्थ मोबाइल फ़ोन या सामान्यतः मोबाइल एक बेतार हाथ में पकड़े जाने वाला यंत्र है जो उपयोगकर्ताओं को इस बात की अनुमति देता है कि वे कॉल कर सकें, तस्वीर ले सकें, संदेश भेज सकें आदि। मोबाइल फ़ोन बेतार संजाल को रेडियो तरंगों या सैटेलाइट प्रसार के माध्यम से जोड़ता है। अब शिक्षा में इसका उपयोग देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम संसाधनों तक पहुंच। मोबाइल का एक प्रमुख उपयोग शैक्षिक विषय वस्तुओं तक पहुंचना है। शिक्षक तथा छात्र दोनों ही प्रासंगिक शैक्षिक विषय वस्तु को एक इंटरनेट से जुड़े मोबाइल पर ढूंढ सकते हैं। विषय वस्तु से संबद्ध फाइल को डाउनलोड कर ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है। आगे मोबाइल ऐप्स का उपयोग। ऐसे कई मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। जो ये मोबाइल ऐप्स या तो निःशुल्क होते हैं या शुल्क के साथ मोबाइल यंत्र के पहुंच में होते हैं। अंतःक्रिया तथा संवाद। शिक्षक तथा छात्रों के बीच कक्षा कक्ष संवाद कक्षा कक्ष की 4 दीवारों के भीतर एक सीमित रहती है, लेकिन मोबाइल तकनीकी ने शिक्षा के विभिन्न पढ़धारियों के बीच संवाद की संभावनाओं का विस्तार प्रदान किया है। शिक्षक और छात्र संवाद कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, सूचना तथा अधिगम सामग्री का आदान प्रदान कक्षा कक्ष के समय भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगले हम 1 या 2 लेक्चर्स में आप पूरे अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आप आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।